जैसे हम लोग पढ़ा गया है इसमें कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट जब किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में अपॉइंट किया जाता है, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट अगर किसी कंपनी में अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए दो वर्क डिसाइड किए गए हैं। पहला वर्क है कि आप हमारी उस फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालो, टोटल कॉस्ट निकालो, जिससे हम सेलिंग प्राइस उसकी बता सके। तो सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए वर्क लगाया गया है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट जब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहा होगा तो टोटल कॉस्ट के हिसाब से उसको कैलकुलेशन करके बता देगा, जो एक फाइनेंशियल अकाउंट्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है। दूसरा वर्क है कॉस्ट को कंट्रोल करना। आज हम चाहे कोई 1 रुपए का सामान लेने जाए या बहुत कॉस्टली सामान मार्केट में परचेज करने जाए, तो जब आप दुकान वाले से डिमांड करोगे कि हमें 10 रुपए वाली पेंसिल दिखाओ, हमें इतने रुपए वाली मोबाइल दिखाओ, इतने रुपए की घड़ी दिखाओ, तो आपके सामने ढेर सारे ब्रांड लाकर रख देगा। आप उसी सामानों को खरीदोगे जिसकी क्वालिटी बेटर होगी और जो सस्ते में होगा। तो अब ये जो मेन वर्क है कॉस्ट की कंट्रोलिंग, ये भी CMA या कॉस्ट अकाउंटेंट के जिम्मे दिया गया है। तो इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पे रिसर्च करता है। तो उसने एक एवरेज निकाला कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम है, जो सबसे ज्यादा कॉस्टली आइटम है, वो मटेरियल का होता है। तो उसने एक एवरेज निकाला कि 64% उसकी कॉस्ट का हम उसमें मटेरियल यूज किए रहते हैं, यानी सबसे एक्सपेंसिव आइटम मटेरियल होता है। तो अगर हम मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर ले जाएं, मिनिमाइज कर ले जाएं, तो हमारे प्रोडक्ट की कीमत कम हो सकती है। जैसे मान लो एक पर्सन है इस पेन को बना रहा है, एक पर्सन और भी इस पेन को बना रहा है, एक पर्सन दूसरा भी इसी पेन को बना रहा है। अब यहां पर मटेरियल तीनों को चाहिए, मार्केट में सेम रेट का मटेरियल अवेलेबल है, तीनों गए खरीदने, लेकिन एक ने कॉस्ट अकाउंटेंट के बताए गए रूल्स को फॉलो किया और दूसरों ने अपना मनमानी यूज किया। तो सिमिलर रेट पर खरीद कर लाया हुआ मटेरियल भी एक के लिए सस्ता होगा और दूसरे के लिए महंगा हो जाएगा। तो अब ये सस्ते और महंगे क्यों होंगे, इसके बारे में हम लोग कॉस्ट अकाउंट के फॉर्मूले के थ्रू स्टडी करेंगे और प्रूव कर देंगे कि अगर हम कॉस्ट अकाउंट द्वारा बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक CMA जब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम कर रहा होगा तो सबसे पहला वो मटेरियल पर आएगा। तो जैसे देखो, अगर कोई फैक्ट्री है प्रोडक्शन का काम कर रही है, तो प्रोडक्शन करने के लिए उसको मटेरियल चाहिए और मटेरियल से रिलेटेड 3 डिपार्टमेंट उस फैक्ट्री में वर्क कर रहे होंगे। एक होगा स्टोर, एक स्टोर होगा जिसमें मटेरियल को रखा जाएगा, और एक डिपार्टमेंट हमारी होगी फैक्ट्री, जहां पर इस मटेरियल की डिमांड होगी, स्टोर से जाएगा और फैक्ट्री उसका प्रोडक्शन में यूज करेगी। और एक डिपार्टमेंट और वर्क कर रहा होगा परचेज डिपार्टमेंट, जिसके जिम्मे होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड मटेरियल को परचेज करना। तो हम लोग आज जो टॉपिक सीखेंगे कैसे स्टोर को मेंटेन किया जाए। जब हमारे पास किसी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे होंगे तो अब हमारा जो कॉस्ट अकाउंटेंट है तीनों लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे फैक्ट्री से पूछा कि ये बताओ तुम एक दिन में या एक हफ्ते में, एक महीने में, 6 महीने, जो भी क्वेश्चन आया, एक ईयर में तुम कितना मटेरियल का मिनिमम और मैक्सिमम कंजम्पशन करोगे। जैसे यह पेन बनी होगी, अब यहां पर कॉस्ट अकाउंटेंट फैक्ट्री के मैनेजर से पूछेगा, बताइए आप एक दिन में मिनिमम कितना किलोग्राम या कितना टन मटेरियल आप हमसे मांगोगे, मिनिमम कंजम्पशन कितना कर सकते हो। साथ ही साथ वो पूछेगा कि मैक्सिमम कितना कर सकते हो, इससे ज्यादा हम नहीं मांग सकते, और इसी के बीच में हम एन एवरेज मांगते रहेंगे। तो अब वो मिनिमम और मैक्सिमम नोट कर लिया कि इस फैक्ट्री में
मिनिमम इतना मटेरियल कंज्यूम्ड होगा पर डे, पर वीक, पर मंथ, या मैक्सिमम इतना होगा। उसने एक आंसर नोट कर लिया। अब फैक्ट्री का जो कॉस्ट अकाउंटेंट है अब इस परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा और पूछेगा कि जब तुम्हें मटेरियल खरीदने का ऑर्डर हम अगर देते हैं तो जो तुम सप्लायर से मटेरियल मंगाओगे वो मटेरियल तुम्हें वो कितने दिनों में भेज देगा। तो वह एक मिनिमम भी पूछेगा कि मिनिमम कितने दिनों में आ सकता है और मैक्सिमम कितना दिन लग सकता है। जैसे उसने बताया कि हमें मिनिमम 5 दिन लगेंगे और मैक्सिमम 8 दिन लगेंगे, उसको भी वो नोट कर लेगा। अब उसके बाद वो स्टोर को इन्फॉर्म करेगा कि तुम्हारे यहां स्टोर में एक मैक्सिमम लिमिट बताएगा कि तुम इससे ज्यादा मटेरियल स्टोर नहीं करोगे, और एक बताएगा कि इससे कम भी तुम्हारे पास मटेरियल नहीं रहना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में मटेरियल रखना होगा तुम्हें। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, मैक्सिमम से ज्यादा मटेरियल रखते हो या मिनिमम से ज्यादा मटेरियल रखते हो, तो तुम्हारे प्रोडक्ट जो हम लोग बना रहे होंगे उसकी कॉस्ट अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। जैसे अगर मैक्सिमम से ज्यादा रखते हैं तो मैक्सिमम से ज्यादा स्टॉक रखेंगे, इसका मतलब उसका हमें यूज नॉर्मली नहीं कर पा रहे हैं जितना सफिशिएंट होना चाहिए, तो उसके रखने की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। हम स्टोर में रखेंगे उसका इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, हमारी उतनी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट हमारा लॉस करेगा, तो वो सारे लॉस हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा देंगे। तो मैक्सिमम से ज्यादा गए तभी कॉस्ट बढ़ी। फिर मिनिमम की बारी आई, तो अगर हम मिनिमम मटेरियल जो इसको बनाने के लिए मटेरियल हम मंगा रहे हैं अगर वो मिनिमम से कम आ गया तो हमारी फैक्ट्री अगर डिमांड की और हमारे पास मटेरियल है ही नहीं, तो अब फैक्ट्री कुछ देर के लिए बंद हो जाएगी। तो फैक्ट्री के जो स्टैंडिंग कॉस्ट हैं, फैक्ट्री के जो इंप्लॉइज हैं उनकी सैलरी हमें उस पीरियड में भी देना होगा जब वो काम बंद होगा। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं जो फैक्ट्री के चलने और न चलने पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो रेगुलर होते रहेंगे। अब वो उनकी भी हम चार्ज इसी प्रोडक्ट पे लगाएंगे तो ये प्रोडक्ट अपने आप महंगा हो जाएगा। तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट हमारे स्टोर से कहेगा कि इस प्रोडक्ट के बनाने के लिए जो मटेरियल आ रहा है उसकी एक मैक्सिमम और एक मिनिमम लिमिट बता देगा कि तुम इससे ज्यादा नहीं रख सकते और इससे कम नहीं रख सकते। अगर ज्यादा कम हुआ तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा कहेगा कि जब तुम मैक्सिमम के कहां तक पहुंचो, अब यहां मैक्सिमम है, अब यहां से तुम फैक्ट्री को भेजते रहो, यहां से फैक्ट्री को भेजते रहो, उसके बाद तुम्हारे पास कितना मटेरियल बचे कि तुम परचेज डिपार्टमेंट से कहो कि मटेरियल खरीदने का रीऑर्डर आप कर दो, जिससे हम अगर मटेरियल इशू करते करते मिनिमम तक पहुंचे तब तक हमारे पास नया मटेरियल आ जाए। क्योंकि मटेरियल ऑर्डर करते अगर तुरंत नहीं आ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ डेज वो ले रहा है, तो मटेरियल हमारे पास नया आते वक्त हम तो एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के बाद हम फैक्ट्री को सप्लाई कर रहे होंगे, एक पॉइंट के बाद रुक जाएंगे, अब वहां पर हम एक ऑर्डर कर देंगे कि हमारे पास मटेरियल भेजो और सप्लाई रेगुलर जारी रहेगी। तो हम मिनिमम तक पहुंचने ही वाले होंगे, तब तक हमारे पास मटेरियल आ जाएगा, उसको बोला जाएगा रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर लेवल। अब हमें यहां पे 3 चीजों को मेंटेन करना सीखना होगा। एक सीखना होगा कि हमारे स्टॉक में मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, मिनिमम स्टॉक इस मटेरियल का, जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसके मटेरियल की बात हो रही है, उसका मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए। जब हम मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं फैक्ट्री को मैक्सिमम में से, तो हमारे पास कितना बचे तब तक नए मटेरियल खरीदने का ऑर्डर कर देना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूले बताए गए हैं। तो फार्मूले में देखिए, पहला फार्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल, जो अभी बताया गया कि हमारे स्टॉक में मिनिमम कितना होना चाहिए। तो देखो मिनिमम और मैक्सिमम के फार्मूले जो हैं वो फैक्ट्री के जो फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रही है और जो परचेज डिपार्टमेंट परचेज कर रहा, उनके जो क्वेश्चन पूछे गए उसके हिसाब से बनेंगे। ये फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग क्वांटिटी मैक्सिमम मिनिमम आएगी, जैसा उनका रिक्वायरमेंट होगा। अब यहां कह रहा है मिनिमम स्टॉक लेवल में रीऑर्डर लेवल, यानी कि जब हम मैक्सिमम से जा रहे हैं तो किस पॉइंट पर दोबारा खरीदने का ऑर्डर कर रहे हैं, वो रीऑर्डर लेवल चाहिए।
नॉर्मल कंजम्पशन चाहिए। जैसे हमारी कंपनी मिनिमम कितना मटेरियल मांगेगी और मैक्सिमम कितना मांग सकती है। तो कंपनी मिनिमम और मैक्सिमम, कभी मान लो जैसे मिनिमम हमारे यहाँ 100 kg है और मैक्सिमम मान लो 200 kg है, तो कभी 100 मांगेगी, 100 तो मिनिमम मांगे, कभी 110 मांग ली, कभी 150 मांग ली, कभी 180 मांग ली, कभी 200 मांग ली, यानी इसी के बीच में मटेरियल मांगेगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो उसका एक एवरेज ले लिया जाता है, तो उस एवरेज को बोला जाएगा नॉर्मल कंजम्पशन, कि मटेरियल का हम नॉर्मली कितना कंज्यूम फैक्ट्री में करते हैं प्रोडक्ट को बनाने में। दूसरा होगा नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड क्या होगा? ये परचेज डिपार्टमेंट के काम होगा, कि जब परचेज डिपार्टमेंट से हम कहेंगे कि जब आप मटेरियल को परचेज करोगे तो तुम मिनिमम कितने समय में उसको मंगा लोगे, यानी तुम्हारा सप्लायर मिनिमम कितने समय में दे देगा। जैसे वो कहा कि हम मिनिमम 4 डेज लेंगे और मैक्सिमम किसे कहा कि हम 8 डेज लेंगे, यानी वो कम से कम 4 दिन और अधिक से अधिक 8 दिन में मंगा लेगा। तो कभी वो 4 दिन में भेजेगा, कभी हो सकता पूरा 8 दिन में भेजे, कभी 5 दिन में भेजे, कभी 6 दिन में, कभी 7 दिन में भी भेज सकता है। तो जितना वो ऑर्डर भेजता है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, उसका भी एक एन एवरेज ले लेंगे। 4-5 ऑर्डरों का हम लोग नोट करेंगे कि फिर उसका एक एवरेज ले लिया जाएगा, उसी को बोला जाएगा नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक यूनिट्स में, किलोग्राम में, लीटर में एक डिजिट मिलेगी और वही बताएगी कि हमारे स्टॉक इससे कम, मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसका फार्मूला रीऑर्डर लेवल, जो यहां पर लिखा होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी, हम एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका पूरा टॉपिक ही पढ़ा जाएगा। एक बार में हम मार्केट से कितना यूनिट खरीदने जाएंगे, उसको लिख लिया। माइनस मिनिमम कंजम्पशन, कि मिनिमम हमारी फैक्ट्री कितने किलोग्राम, कितने यूनिट हमसे मटेरियल मांगेगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, हम कितने दिनों में, मिनिमम कितने दिनों में हमारे पास मटेरियल परचेज करके आ जाएगा। तो उसको जैसे इसमें लिखा ना मिनिमम 4 डेज 8 डेज, तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड यहां लिख देंगे 4 डेज, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद रीऑर्डर लेवल, जो हर में देखो रीऑर्डर लेवल यहां भी यूज हुआ है, यहां भी यूज हुआ है, तो सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करेंगे। तो रीऑर्डर लेवल होता है यानी वो पॉइंट जब हमारा स्टोर में उतना मटेरियल रहे तो खरीदने के लिए हम रीऑर्डर कर दें, तो उसका फार्मूला का मैक्सिमम कंजम्पशन, हम मैक्सिमम कितना मटेरियल फैक्ट्री हमसे मांग सकती है प्रोडक्ट को बनाने में। और दूसरा है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड का मतलब जब परचेज डिपार्टमेंट उसको खरीदने जाता है तो मैक्सिमम कितने दिन उस पर हमारे फैक्ट्री तक, हमारे स्टोर तक आने में लगेंगे, उसको यहां पर लिख देंगे। ये हमारे कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर कोई कॉस्ट अकाउंट के इस फार्मूले से मटेरियल को स्टोर में मेंटेन करता है तो उसकी कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी। तो पहले इस फार्मूले को नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर अभी क्वेश्चन लगाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने स्टॉक लेवल से रिलेटेड फॉर्मूले को सीखा, इसकी स्टडी किया, उसको अब अप्लाई करने के लिए इसके क्वेश्चन पर आया जाए। तो देखो इसमें क्वेश्चन में करा, जो स्क्रीन पर आप अपने पढ़ो, कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एक इंफॉर्मेशन है जिससे हमें रीऑर्डरिंग लेवल निकालना है, मिनिमम स्टॉक बताना है और मैक्सिमम है। मैक्सिमम कंजम्पशन 140 यूनिट्स पर डे। इसका मतलब होगा जो हमारी फैक्ट्री है, हम जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल मांगेगी स्टोर से वो 140 यूनिट्स पर डे मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं मांग सकती, उससे ज्यादा वो कंज्यूम्ड नहीं कर पाएगी, उसकी लिमिट वही है। नॉर्मल कंजम्पशन 100 यूनिट पर डे और मिनिमम कंजम्पशन है 60 यूनिट्स पर डे। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 140 यूनिट पर डे हमसे डिमांड करेगी और मिनिमम 60 मांगेगी। और फिर मार्केट के रिक्वायरमेंट, जैसा हम कहेंगे कि प्रोडक्शन कम करो ज्यादा करो, तो 60 और 140 के बीच में मटेरियल की डिमांड कर रही होगी। कभी हम 70, कभी 80, कभी 90 इस तरह का मटेरियल भेजेंगे, तो उसका एक एवरेज निकाला गया जिसको नॉर्मल कंजम्पशन कह रहा है,
वो है 100 यूनिट्स पर डे। फिर है रीऑर्डर क्वांटिटी। एक बार में जब हम परचेजिंग करने जाएंगे तो सप्लायर से हम 1000 यूनिट्स की डिमांड करेंगे। एक बार में हमारे पास 1000 यूनिट्स परचेज करके आएगी। रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड जब हम परचेज के लिए ऑर्डर करेंगे तो सप्लायर लिखा 10 to 14 डेज, मिनिमम 10 डेज लेगा वो हमारे पास भेजने में 10 दिन वो कम से कम लेगा और मैक्सिमम 14 डेज लेगा। ऐसा नहीं है कि वो 10 ही और 14 दिन में भेजे, तो कभी 11 दिन में भेज सकता है, कभी 12 दिन में भी भेज सकता है। उसका एक एवरेज लिया गया जिसको बोला जाएगा नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दिया है और वह 12 डेज। तो नॉर्मली 12 डेज में वो उसका एवरेज आया। तो इन जो इंफॉर्मेशन है इसका यूज करके अभी हम लोग मैक्सिमम, मिनिमम और रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको और सोल्यूशन दिया जाए। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा, उसमें हम लोग को 3 चीजें कैलकुलेट करने को कहा, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल या मैक्सिमम स्टॉक लेवल। यानी कि जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट जब हमारे पास मटेरियल के रूप में आता है, जिस प्रोडक्ट के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है उस मटेरियल को जब हम मार्केट से खरीद के ला रहे हैं तो हमारे स्टोर में मैक्सिमम मिनिमम कितना होना चाहिए और कितना पर पहुंचे तो दोबारा खरीदने का उसको ऑर्डर कर दें। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग रीऑर्डर लेवल निकालते हैं। तो रीऑर्डर लेवल का आपने फार्मूला पढ़ा कि मैक्सिमम कंजम्पशन, इस मटेरियल जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसके मटेरियल का मैक्सिमम डिमांड हमारी फैक्ट्री से कितना आ सकता है। तभी क्वेश्चन में पढ़ा कि एक दिन में 140 मैक्सिमम 140 यूनिट वो मांग सकती है फैक्ट्री हमसे। अब उसके बाद हम लोग को चाहिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यानी जब हम परचेज करने जाएंगे तो सप्लायर को जब ऑर्डर करेंगे तो मैक्सिमम कितना डेज लगेगा उसको हमारे पास पहुंचाने में। तो जैसे यहां पे लिखा मैक्सिमम 14 डेज, 140 इंटू 14 आया 1960 यूनिट। जैसे हमारा ये स्टोर है, एक हम लोग मैक्सिमम लिमिट निकाल रहे हैं और एक मिनिमम और एक देख रहे हैं रीऑर्डर। तो रीऑर्डर का मतलब हुआ हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जब 1960 यूनिट पर पहुंचेंगे तब हम दोबारा रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए ऑर्डर कर देंगे। फिर दूसरा देखो पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लिखा गया रीऑर्डर लेवल। तो इस फैक्ट्री का रीऑर्डर लेवल है 1960 यूनिट्स, उसको लिख लिया। दूसरा देखो है नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन के बारे में बताया कि कंपनी जो है, फैक्ट्री जो है अपना एक मिनिमम कंजम्पशन बताएगी और एक मैक्सिमम बताएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो मिनिमम और मैक्सिमम ही मांगेगी, मिनिमम से ज़्यादा और मैक्सिमम से कम हमसे मांग रही होगी। तो हम लोग कुछ मांगों का, कुछ डिमांड का एक एवरेज निकाल लेंगे, तो उसी को बोला जाएगा नॉर्मल। जैसे कभी 10 मांगी, कभी 12, कभी 14, कभी 8, कभी 16 इस तरह मांगी, तो उनका जोड़कर एक एवरेज निकाल दिया। और ये डिमांड कंपनी अपनी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में करती रहती है। तो अब यहाँ पर देखो नॉर्मल कंजम्पशन, इसमें दिया 100 यूनिट्स और एक नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड होगा। तो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड भी यहाँ पे डिपेंड करेगा सप्लायर पर कि तुम कम से कम कितने दिनों में हमारे पास भेज दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों में भेजोगे। तो हो सकता है जो कम है उससे 1-2 दिन ज़्यादा हो, कभी मैक्सिमम से कम हो, कभी मैक्सिमम के बराबर भेजे। तो जितनी बार वो हमें सप्लाई दिया है उसका भी एक एवरेज निकाल दिया गया। उसका एक एवरेज निकाला गया, वो आया 12 मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। अब 1960 इंटू 1200 आया 760, ये हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल हुआ। यानी इस फैक्ट्री में हमेशा हमारे पास 760 यूनिट्स का होना जरूरी है। अगर 760 से कम है तो कॉस्ट के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखो आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल में रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 1960 यूनिट, उसको लिख लिया। रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया गया कि एक बार में हमारा परचेज डिपार्टमेंट कितनी क्वांटिटी को परचेज करता है, यह भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000। अब देखो माइनस
मिनिमम कंजम्पशन, हमारी फैक्ट्री मिनिमम मटेरियल कितने यूनिट्स मांग रही है, तो मिनिमम कंजम्पशन इसमें दिया है 60, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, हमारा जो सप्लायर है कम से कम कितने दिन में हमारे पास गुड्स पहुंचा देगा, तो क्वेश्चन में देखो दिया 10, तो मल्टीप्लाई किया गया, ये हो जाएगा 2960 माइनस 600 यानी 2360। तो हमारी फैक्ट्री में 2360 यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, 760 से कम नहीं होनी चाहिए, और जब हम फैक्ट्री को मटेरियल इशू कर रहे हों तो 1960 यूनिट जब हमारे पास बचे तो हम रीपरचेजिंग को ऑर्डर कर देंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ सकती है, जो आजकल के कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। तो इसको आप नोट करें।